हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करें जो कि हमारे लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो। तो इसलिए वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ भी है या फिर नहीं। फिर वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे जो मिस्टेक्स ना जनरली बिगिनर्स करते हैं वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। फिर वीडियो के थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसे म्यूचुअल फंड्स को पिक करें। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ ही है या फिर नहीं। तो देखो, म्यूचुअल फंड को सेबी एंड एएमएफआई रेगुलेट करती है। ये कंपनीज ध्यान में रखती हैं कि जो भी पर्सन म्यूचुअल फंड को चला रहा है वो हमारे द्वारा जो भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनको फॉलो करे। देखो, जिस तरह से बैंक को लाइसेंस मिलता है उसी तरह से म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी लाइसेंस मिलता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आज आपने किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदा और सुबह उठ के पता चल रहा है वो म्यूचुअल फंड वाला पर्सन ही भाग गया। ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। बट एक चीज का रिस्क आ जाता है, वो होता है वॉलेटिलिटी का। देखो, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम क्या होता है? स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनीज लिस्टेड है उसी में इन्वेस्ट करना होता है उनको। अब मार्केट में कंपनीज का प्राइस शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करता रहता है, वहीं पर यदि हम लॉन्ग टर्म में देखें तो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो इसलिए यदि हम शॉर्ट टर्म में देखें तो म्यूचुअल फंड रिस्की है, वहीं पर यदि हम लॉन्ग टर्म विजन से देखें तो ये रिस्क भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। जिस तरह से निफ्टी 50 की एग्जाम्पल ले लो, मार्केट 2 बार बहुत बुरी गिरी है, एक बार 2007 में, फिर 2020 में, बट स्टिल मार्केट रिकवर हुई, उसने हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए। इसलिए लॉन्ग टर्म विजन में ये रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। बट वीडियो के सेकंड पार्ट में अब मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगी, यदि आप उनको ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो आपका रिस्क कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। तो देखो, पहली मिस्टेक क्या होती है कि जनरली हम लोगों को पता नहीं होता म्यूचुअल फंड के भी आगे प्लान होते हैं। 2 तरह के प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान का मतलब कि हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से उसके यूनिट्स को बाय कर रहे हैं। रेगुलर प्लान का मतलब कि हम थर्ड एजेंट को इंक्लूड कर रहे हैं फंड को बाय करने में। अब पता है इससे क्या होता है कि डायरेक्ट प्लान में हम डायरेक्टली बाय कर रहे हैं, जिसके कारण जो फंड मैनेजर है हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए जो फीस चार्ज करता है ना, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो कम होती है। वहीं पर रेगुलर प्लान के केस में ये बढ़ जाती है, क्योंकि उनको थर्ड एजेंट को भी देने होते हैं पैसे। इसीलिए जब हम डायरेक्टली आज के टाइम पर ऑनलाइन हर एक चीज बाय करते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते म्यूचुअल फंड्स को। इसलिए हमें डायरेक्ट प्लान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि रेगुलर प्लान को। तो यहाँ पर ना मैंने की एग्जाम्पल ली है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते तो ताकि आपको ज्यादा समझ पे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है एक्सिस ब्लू चिप फंड की। यहाँ पर हम पर मंथ 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 इयर्स के लिए। देखो, डायरेक्ट प्लान का रिटर्न कितना आता है, 16.33%, वहीं पर रेगुलर प्लान का 14.88%। अब आप बोलोगे रिटर्न में इतना कैसे फर्क पड़ गया? आप भूल गए ना, एक्सपेंस रेशियो जो फीस है डायरेक्ट प्लान के केस में कम है, रेगुलर प्लान के केस में ज्यादा है। जिसके कारण मान लो यदि आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया होता ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पता कितनी कम हो जाती है डायरेक्ट प्लान के कंपैरेटिव, 24,879 से। वहीं पर मान लो कि आप 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाती 1,68,000 से। इसीलिए आपको डायरेक्ट प्लान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि रेगुलर प्लान को। अब जानते हैं दूसरी मिस्टेक जो कि जनरली हम लोग करते हैं, वो होता है एग्जिट लोड। इसका मतलब ये होता है कि देखो, मान लो कि हम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को सेल करके जा रहे हैं, मतलब एग्जिट कर रहे हैं। उस पॉइंट पर ना बहुत सारी कंपनीज हमसे फिर से फीस चार्ज करती है, जिसे बोला जाता है एग्जिट लोड। मान लो कि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदा हुआ है जिनकी वैल्यू आज होगी 1 करोड़, एग्जाम्पल ले रही हूँ। मान लो कि उनका एग्जिट लोड है 1% का, तो 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि जिस भी म्यूचुअल फंड को हम बाय कर रहे हैं उसका एग्जिट लोड कम से कम हो, उसकी एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। नंबर 3, जो प्लान हम प्रेफर कर रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान हो, ना कि रेगुलर प्लान। तो इन मिस्टेक्स को जरूर ध्यान में रखना। अब जानते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए हम म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह के फंड लिए हैं। सबसे पहला है लार्ज कैप, फिर है मिड कैप, फिर है फ्लेक्सी कैप। देखो, लार्ज कैप का मतलब कि ये जो फंड्स होते हैं ना सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। मार्केट कैप मतलब होता है कि मार्केट में उस कंपनी की कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह के फंड लिए हैं। पहला मिराई एसेट, फिर कैनारा रूबेको, फिर है कोटक। तो सबसे पहले हम रिटर्न्स को देखते हैं। देखो, यहाँ पर ना हम रिटर्न्स रोलिंग रिटर्न्स ले रहे हैं,
अब आप सोचो कि ये क्या होता है। हमने तो CAGR रिटर्न सुना है, रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है? देखो CAGR में पता क्या प्रॉब्लम आती है। मान लो आपने 1 अक्टूबर 2021 में इन्वेस्ट किया, अब 1 अक्टूबर 2023 को देख रहे हो, आपने देखा कि इन दोनों डेट्स पर फंड की NAV कितनी है, मतलब फंड का प्राइस कितना है, उस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले से रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इससे हमें ये नहीं पता चलता कि इन बिटवीन पीरियड में फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। हमें क्या पता जनवरी में फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, अप्रैल में कैसी है, मई में कैसी है, हमें नहीं पता। तो इसलिए उस चीज़ों को पता लगाने के लिए हम रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 इयर्स और 5 इयर्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं। तो यदि हम रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो सबसे पहले 3 इयर्स और 5 इयर्स के मैंने एवरेज लिए हैं। तो रिटर्न्स के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस किसकी बेटर है, बिडाई एसिड की। फिर हमने देखा शार्प रेशो। शार्प रेशो का मतलब ये होता है कि उस फंड ने कितना रिस्क लेके हमें कितने अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सिंपल थंब रूल याद कर लो कि जिस फंड की जितनी ज्यादा शार्प रेशो, वो फंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है। तो उस अकॉर्डिंग शार्प रेशो तो तीनों फंड के ऑलमोस्ट सेम है, एग्जिट लोड भी सबकी सेम है। बट जब हमने एक्सपेंस रेशो देखा तो किसकी कम है, किनारा रुबैको फंड की। तो इस केस में हम किनारा रुबैको फंड को प्रेफर करेंगे। फिर आते हैं मिड कैप फंड। मिड कैप फंड मतलब वो फंड जो कि सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में जो भी कंपनीज आती है ना, वो होती है मिड कैप। तो मिड कैप फंड इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 फंड्स लिए मैंने, एक्सिस, DSP एंड कोटक। रोलिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग किस कंपनी या फिर किस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्सिस और कोटक की। फिर हमने शार्प रेशो देखी तो वो कोटक की अच्छी है, एग्जिट लोड तीनों का सेम है और एक्सपेंस रेशो भी एक्सिस और कोटक की सेम है। बट शार्प रेशो ज्यादा होने के कारण कोटक की, तो इस केस में हम कोटक को प्रेफर करेंगे। अब जानते हैं लास्ट वाला फंड, वो है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड होते हैं जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि तुम्हें सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, तुम्हें सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। इनके ऊपर टोटल अथॉरिटी होती है कि तुम चाहे फ्लेक्सी कैप मतलब तुम चाहे लार्ज कैप में करो, मिड कैप में करो, स्मॉल कैप में करो, तुम्हें ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इसी में इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए इन फंड्स को फ्लेक्सी कैप बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह के फंड लिए हैं, पराग पारिक, क्वांट एंड यूनियन। रिटर्न्स के अकॉर्डिंग किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पराग पारिक की। शार्प रेशो पराग पारिक की अच्छी है, बट वहीं पर जब हमने एग्जिट लोड देखा तो क्वांट का अच्छा है। फिर हमने एक्सपेंस रेशो देखी तो एक्सपेंस रेशो भी क्वांट की कम है। तो आपको क्या लगता है कि हमें पराग पारिक को प्रेफर करना चाहिए या फिर क्वांट को, कमेंट्स में बताना। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो रिटर्न्स जो भी मैंने अभी आपको पैरामीटर्स बताए ना, सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर आपको किसी भी फंड को बाय नहीं करना। आपको और भी चीजें देखनी है, जैसे कि उस फंड को मैनेज करने वाला मैनेजर कौन सा है, उसके पास कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज हैं, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके जरूर देख लेना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।